गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से ना? आवाज़ बता दो ज़रा एक बार। तुम आ तो रही है? फाइनल वाला
आ रही है आवाज? आप बताओ भाई। आ रही है आवाज? आई? आ रही है? पक्का से आ रही है? सुनाई दे रहा है सबको अच्छे से? ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। लेट्स स्टार्ट नाउ। बिना इसको माइक को थोड़ा सा भी छेड़े हम स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। चलो शुरू करो अब। शुरू करते हैं क्लास। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को तो चलो। तो हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को ही खत्म करेंगे बेटा, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो पहले इन दोनों चीजों को हम यहीं पर फिनिश करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमने आर की बैक्टीरिया पढ़ लिया था, हमने यू बैक्टीरिया स्टार्ट कर दिया था। यू बैक्टीरिया मैं आपको बता चुकी हूँ 2 तरीके के होते हैं। आ रही है ना अब आवाज? हाँ ठीक है। तो यू बैक्टीरिया मैं आपको बता चुकी हूँ 2 तरीके के होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हम पढ़ रहे थे कि आपको यहाँ पे फोटोसिंथेटिक भी मिलेंगे, आपको कीमोसिंथेटिक भी मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक में हम किसकी बात कर रहे थे? हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे थे। फोटोसिंथेटिक में हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे थे। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है, खाना भी बना सकता है। अब जब तक ये सिस्टम सेट चल रहा है तब तक प्लीज बिना इधर उधर इतना सा भी टाइम वेस्ट करे अपने नोट्स बना लो फटाफट, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ तो अब जितना हो सके स्पीड से करना है इसको, ठीक है। तो कल मैं आपको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ पढ़ा चुकी थी। हम ये चीज पढ़ रहे थे कि इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको पकड़ के अमोनिया में कन्वर्ट करना होता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सुपर पावर सिर्फ बैक्टीरिया के पास होता है। क्या इस बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक होना जरूरी है? नहीं, ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, दोनों को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है। हम ऑटोट्रॉफिक में बात करें तो मैं आपको साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल दे रही थी, जिसमें एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक नोस्टोक का, एक एनाबिना का। एक नोस्टोक और एनाबिना 2 एग्जांपल हमको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। ये हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अच्छा आपको पता है साइनोबैक्टीरिया का एक और एग्जाम्पल होता है ऑसिलेटोरिया, ये भी लिख लो, ये माइक्रोब वाले चैप्टर में काम आता है, पर आप यहीं पर लिख लो। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर लेना, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया भी किसका एग्जाम्पल होता है? साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। एक और बात मैं आपको लिखवा रही हूँ, सिंस क्योंकि माइक्रोब मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। यहीं पर हम इसको लिख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के पास, या आप चाहें तो आप अलग पेज भी ऐड कर सकते हैं, अपने अलग पेज ऐड कर लेते हैं। अगर आपके सामने साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, अगर आपके सामने साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, तो 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने आपको दिए, नोस्टॉक का दिया, एनाबिना का दिया, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन दोनों को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है। आपने माइक्रोब वाले चैप्टर में इनको बायो फर्टिलाइजर्स में पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंगस, ये 3 एग्जाम्पल आपने, सबसे लास्ट टॉपिक होता है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का, तो आपने बायो फर्टिलाइजर्स में पढ़ा होगा। अब ये चीज छोड़नी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बायो फर्टिलाइजर क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ेगा तो ये फर्टिलाइजर का काम करते हैं, इसलिए बायो फर्टिलाइजर है। अब नोस्टोक और एनाबिना की ऐसी कहानी है बेटा कि अगर ये मिट्टी में फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग है, इनको कोई नहीं रोक रहा। अगर ये मिट्टी में फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग है, इनको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अगर ये चाहें तो ये एसोसिएशन भी बना सकते हैं। इनका एसोसिएशन ऑब्लिगेट नहीं होता, सिम्बायोटिक नहीं होता, पर फिक्स्ड होता है। अगर नोस्टोक एसोसिएशन बनाना चाहे तो वो एसोसिएशन बना सकता है। किससे एसोसिएशन बनाता है? कोरोलोइड रूट्स ऑफ साइकस से, जो आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हो। कोरोलोइड रूट्स ऑफ साइकस से, जो कि आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हो। और वहीं आपका एनाबीना भी एसोसिएशन बना सकता है अजोला से। अब इनका एसोसिएशन बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये चाहें तो बना सकते हैं, मतलब एसोसिएशन बनाना इनके पास चॉइस है, इनके पास ऑप्शन है। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है ऑसिलेटोरिया, ये प्रॉपर फ्री लिविंग होता है, ये किसी के साथ एसोसिएशन नहीं बनाता, ये प्रॉपर फ्री लिविंग होता है। तो ये बात इन तीनों एग्जाम्पल के बारे में याद रखना कि नोस्टोक और एनाबिना चाहें तो एसोसिएशन बना सकते हैं, और ऑसिलेटोरिया जो होता है वो आपके पास फ्री लिविंग होता है, ठीक है।
आगे चले, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, दूसरे बैक्टीरिया, कि ये सारे के सारे जरूरी नहीं है फोटोसिंथेटिक ही हो, आपके पास दूसरा क्राइटेरिया भी आ जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का, यानी ये अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन अपना खाना बनाने के लिए ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना बनाने के लिए किसी ना किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे अगर इनके पास नाइट्रेट है तो उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर लिया, अमोनिया है तो उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट कर लिया, नाइट्राइट है तो उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लिया। ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ते हो जहां पर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हो, यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन में। तो करते क्या हो आप, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने यहाँ पर अमोनिया बना दिया, इस अमोनिया को आप आगे जाकर नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हो, उस नाइट्राइट को आप आगे जाकर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार अगर आप इसको देखो तो आप हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन लगा रहे हो, मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, और हर स्टेप में एनर्जी निकलती है, तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब होगा क्या, एनर्जी निकलेगी, एटीपी बनेगा, आप उससे खाना बना लेना, बात खत्म। ये लाइन जो लास्ट लाइन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। ये फिर से कहाँ आता था, आपकी साइकिल्स में। कहाँ पर पढ़ते थे आप ये साइकिल्स, आपके इकोलॉजी का जो चैप्टर आपके पास है इकोसिस्टम, उसके लास्ट में आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ते हो, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, ये सारी साइकिल्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये चीज आती है, ठीक है, कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, अगर मान लो ये बैक्टीरिया ना होता, ये नाइट्राइट को आगे नाइट्रेट में कन्वर्ट ना करता, तो नाइट्रोजन साइकिल पूरी कैसे चलती। वैसे ये बैक्टीरिया फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन में भी मदद करता है, वैसे ही आयरन के, वैसे ही सल्फर के। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया असर्शन रीजन या ट्रू और फॉल्स बन सकता है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल चलाते हैं, जो आप इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते थे, अब आपके एनसीईआरटी से हट गया है वो, तो वो वहां पर आता है, ठीक है। ये 5 नाम, ये 4 नाम याद रखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनको रिसाइकिल करने में ये बैक्टीरिया मदद करता है। अच्छा, तो क्या हमारे सारे बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, बहुत से ढीठ भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर ढीठ होते हैं, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, इस पे आप स्टार लगाएंगे। सबसे ज्यादा तो बैक्टीरिया ढीठ ही होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक वालों को भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है। हेट्रोट्रॉफिक ये 2 तरीके के हो सकते थे, या तो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। एनसीईआरटी ने बता दिया ये ज्यादातर डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है। क्या इनका कोई इंपैक्ट हम ह्यूमन पे है? इनका बहुत सारा इंपैक्ट हम ह्यूमन पे है। इनका इंपैक्ट हम ह्यूमन पे कैसा है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर में हमें कुछ ना कुछ बनाकर भी दे रहे हैं, हमें वो भी पता है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़कर आए हैं। अगर आपको याद हो तो यही बैक्टीरिया दही बना के दे रहा है, यही ब्रेड बना के दे रहा है, यही अल्कोहल बना के दे रहा है, यही एंटीबायोटिक बनाकर दे रहा है, कितना सारा चीजें आपको बनाकर दे रहे हैं। तो वेलफेयर भी है, नुकसान भी है, क्योंकि ये बीमारी भी करते हैं। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पर याद रखनी है। क्या इनका इंपैक्ट होता है ह्यूमन पे? बिल्कुल। क्या ये हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल। ये दही बना के देते हैं आपको मिल्क से। दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या सिर्फ उतना? नहीं, ये हमें एंटीबायोटिक भी बनाकर देते हैं। एंटीबायोटिक में आपने वैसे तो फंगस पढ़ा आपके माइक्रोब वाले चैप्टर में, लेकिन आपका बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस भी तो बना रहा है ना, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन बना रहा है। तो वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया है ना, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी बहुत सारा एंटीबायोटिक बना के देते हैं। फिर कह रहे हैं लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। अब यही बात मैंने आपको तीसरी बताई थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक हो, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है। यहां पर इन्होंने बोला लेग्यूम की रूट्स में। फिर से आप ये चीज कहाँ पढ़ते हो, कौन से चैप्टर में पढ़ते हो? मिनरल न्यूट्रिशन। ये हट चुका है। तो लेग्यूम की रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ ही ये रहते हैं। वो प्लांट जिसकी रूट में ये बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम उस बैक्टीरिया का नाम है। प्लांट आपकी दालें हैं, लेग्यूम मतलब दालों के जो पौधे होते हैं। हाँ, राइजोबियम, बिल्कुल ठीक। तो अब इनका रिलेशन कैसा है? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। जो ये दालें हैं इनको राइजोबियम चाहिए। अगर राइजोबियम नहीं होगा, नोड्यूल्स नहीं बनेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, कभी ये दाल का प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और अगर ये लेग्यूम नहीं होगा, राइजोबियम को रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है।
अब बात यह है कि ये अकेला सिर्फ ये काम नहीं करता और बहुत सारे काम करने वाले हैं। ये अकेला ये काम नहीं करता, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया ये काम करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की आप लिस्ट बना सकते हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि जो आप नोस्टोकोरेना बिना पढ़ते हो वो तो हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, ऑटोट्रॉफिक पूछा है, हेट्रोट्रॉफिक पूछा है। इन सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा यूज टू रहना पड़ेगा। अब राइजोबियम अपने पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, उसके सिवा आप एजोटोबैक्टर की बात कर सकते हो, ठीक है, एजोस्पाइरलम की बात कर सकते हो, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है ना शेप कैसी होगी। फिर राइजोबियम तो आपके पास है ही है, ये कुछ नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहे रक्षक, ये बात ध्यान रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, अमोनिया को आगे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ये नाइट्रीफाइंग में आ जाते हैं, है ना। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया नहीं है, तो मैं इनका नाम नहीं लिख सकती। पर राइजोबियम हो गया, ये तो है ही है, उसके सिवा आप एजोटोबैक्टर देख सकते हो, आप एजोस्पाइरलम देख सकते हो, ठीक है। एंटीबायोटिक मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, दही हम लिख चुके हैं। और बैक्टीरिया, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑयल स्पिल्स क्लियर करने में मदद करते हैं, आपने सुना होगा ये ऑयल स्पिल्स, मतलब कभी कभी इंडस्ट्रीज में से एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया, वो लीक हो गया और वो पानी में चला गया, पानी तो पूरा पोल्यूशन हो गया, क्या करोगे, अब ऑयल को आप क्लियर करने के लिए पूरा पानी तो वहां से निकाल नहीं सकते, तो कुछ बैक्टीरिया वहां पे रिलीज कर दिए जाते हैं, जैसे शूडोमोनास। शूडोमोनास एक बहुत बढ़िया बैक्टीरिया है जो वो पूरा ऑयल स्पिल को डिग्रेड कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, क्योंकि ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखा है, तो ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो वहां पे शूडोमोनास मदद करे, तो इंसानों की बैक्टीरिया बहुत मदद करता है। और अगर आपको ऐसे पूरे माइक्रोब वाला चैप्टर इसी बारे में तो है कि बैक्टीरिया ने हमारी बहुत मदद करी हुई है। अच्छा, दूसरा आप देखो, एक और फायदा मैं आपको बताऊं, विनेगर, अगर आपको याद हो विनेगर को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब आपको फिर से अगर माइक्रोब वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटी, याद आ रहा है आपको, एसिटोबैक्टर एसिटी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां नाम लिखा हुआ है कि वो एसिटिक एसिड बना कर देता है। फिर आपके पास क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटारिकम जो ब्यूटारिक एसिड बना के देता है ना। ये सारे नाम जो आपने माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़े हैं बेटा, ये सब हमारा फायदा करते हैं, बेनिफिट करते हैं। फिर लिखते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमको बीमारियां भी करते हैं, हमारे लिए पैथोजन की तरह भी काम करते हैं, तो उसके लिए पूरा चैप्टर बना हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये चैप्टर आपके 12th के बहुत सारे चैप्टर का बेस बनाता है। बैक्टीरिया एक माइक्रोब है, मोनेरा के अंदर आने वाला सबसे अबंडेंट माइक्रोब है। बैक्टीरिया फायदेमंद है, उसके लिए एक पूरा चैप्टर बना हुआ है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। बैक्टीरिया नुकसान करता है, बीमारी करता है, उसके लिए एक पूरा चैप्टर बना हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ये रिलेट करके आपको चलना है। 4 बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर मैं इनके पैथोजन की बात करूं तो ये बीमारियां हम ह्यूमन बीइंग में भी करते हैं, ये हमारी फसलों को भी खराब कर सकते हैं, ये हमारे फार्म में रहने वाले एनिमल्स और पेट्स को भी बीमार कर सकते हैं। 4 बीमारियों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉलेरा, कॉलेरा करने वाले बैक्टीरिया का नाम देखो बेटा, बैक्टीरिया का नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ, हम याद रखेंगे। कॉलेरा करने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी, ये कोमा शेप्ड होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये कोमा शेप्ड होता है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। फिर हमारे सामने जी किसका नाम आ गया, टाइफॉइड। टाइफॉइड करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, टाइफॉइड करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम टाइफी, है ना। टाइफॉइड करने वाले का नाम क्या होता है, सॉरी, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, अलग अलग सेपरेट अंडरलाइन कर लेना, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आ रहा है, टेटनस। टेटनस कौन करता है, क्लोस्ट्राइडियम टेटनी, ये सारे नाम लिख लेना बेटा, कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। टेटनी, टेटनस के बारे में आप लोग पढ़ते भी हो, है ना, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती हैं। सिट्रस कैंकर कौन सी बीमारी होती है, सिट्रस कैंकर हम इंसानों में नहीं होती, ये प्लांट में होती है। कौन से प्लांट में होती है, सिट्रस में होती है, जी बिल्कुल, सैल्मोनेला सिट्रस में होती है। सिट्रस यानी क्या, नींबू, ऑरेंज, है ना, ये जो जितने भी आपके सिट्रस वाले पेड़ हो गए वो सारे, उनके अंदर ये क्या बीमारी होती है, उनकी लीफ में ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर्ली फोटोसिंथेटिक नहीं रहती, वो आपके पास हो जाती है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिट्रस कैंकर करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री, लिख लेना इसको आप, ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये सारे नाम आपके पास आ जाएंगे जो पैथोजेनिक आपके लिए होते हैं।
नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने यू बैक्टीरिया पूरा पढ़ लिया, यू बैक्टीरिया के क्या फायदे क्या नुकसान हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। तो ये मैं पहले आपको लिखवा देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। हमें क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। बेटा हर एक किंगडम के बारे में सब कुछ पढ़ना है, कोई उसका क्राइटेरिया है, कोई उसके कॉमन पॉइंट है, कोई उसकी क्लासेस है, हमको सब पढ़ना है। एनसीईआरटी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। माना 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पर अचानक से कोई मैच द फॉलोइंग आ जाए तो हम छोड़ें क्यों, इतना आसान चैप्टर हम छोड़ें क्यों, हम याद पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमको बैक्टीरिया में पढ़ना होता है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगली चीज जो हमको पढ़नी होती है वो हमको ये पढ़नी होती है कि बैक्टीरिया हमारा रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है जी, कैसे रिप्रोड्यूस करता है हमारा बैक्टीरिया। तो सबसे पहली चीज हमको बताई गई है कि ये बाइनरी फिशन करता है, और बाइनरी फिशन का तो एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बना रखा है। क्या होता है बाइनरी फिशन, सीधा सीधा 1 का 2 में डिवाइड हो जाना, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास बैक्टीरिया था, ये मेरे बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था। जब मेरे बैक्टीरिया को पता था कि उसको डिवाइड करना है, तो धीरे धीरे उसने अपनी सेल वॉल को बीच में से इस तरीके से डिवाइड करना शुरू किया और अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करके 2 में डिवाइड कर दिया। तो पहला स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन, वो तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप अगर आप इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब चैप्टर आता है, बहुत से बच्चे इस बैच में उसको पढ़ चुके हैं, बहुत से बच्चे इस बैच में उसको नहीं पढ़ चुके, जो हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो नहीं भी पढ़े हुए हैं इस चीज को, वो पढ़ेंगे, दिक्कत मत लेना। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब आता है तो वहां तो हम बहुत बढ़िया से G1 फेज, S फेज, G2 फेज ये सब पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ते हैं वो हम में पढ़ते हैं, यूकैरियोट में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम बैक्टीरिया की बात करें, हम प्रोकैरियोट की बात करें, और श्रेया ने बहुत बढ़िया बोला मैम इनमें ए माइटोसिस होता है। तो इनमें हमारे जैसा तो माइटोसिस है नहीं कि G1 भी हो रहा है, S भी हो रहा है, G2 भी हो रहा है, ये सब तो इनके पास है नहीं। तो इनको ना बस इतनी सी बात पता है कि सेल लेना है, उसको 2 में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद इतना होना चाहिए कि डीएनए बराबर बटना चाहिए। तो इनका पहला स्टेप ही होता है कि चलो डीएनए को डबल कर लो। तो ना एक क्वेश्चन भी है पीवाईक्यू में जो आपको मिलेगा कि बैक्टीरिया अपना डीएनए कौन सी फेज में डबल करता है। अब उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एस फेज लिखा भी हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया कभी एस फेज में कुछ डबल नहीं करता, उसके पास एस फेज जैसा कुछ होता ही नहीं। तो उसका आंसर है प्रायर टू फिशन। अगर कभी आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया अपना डीएनए डबल कब करता है, ये पीवाईक्यू है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये पीवाईक्यू है, और इसका आंसर हो जाता है बेटा प्रायर टू फिशन। मतलब अपना फिशन करने से जस्ट पहले उसको पता था मुझे अपने सेल को 2 में डिवाइड करना है, तो बस उसने 2 में डिवाइड करने से जस्ट पहले अपना डीएनए डबल कर लिया, ताकि जो 2 डॉटर सेल बने उनमें बराबर का डीएनए डुप्लीकेट हो जाए। बस इतना सिंपल फिशन होता है। बाइनरी मतलब 1 को 2 में डिवाइड कर लेना, उससे ज्यादा दिमाग हमने लगाना ही नहीं है। तो इनमें ए माइटोसिस होता है। ए माइटोसिस क्यों कहते हैं, कोई स्पिंडल फाइबर बना, कोई सेंट्रियोल आए, कोई इधर उधर गए, कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हम माइटोसिस में पढ़ते हैं, इसीलिए इनके फिशन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं, और ये ए माइटोसिस होता है। उसके सिवा जी बेटा सिट्रस कैंकर एक प्लांट की डिसीज है, उर्मिला सिट्रस प्लांट होता है ना, आपका टैंजरीन, आपका ऑरेंजेस, आपके कीनू, आपके मतलब जितने भी ये सिट्रस प्लांट आ रहे हैं, नींबू, ये सब, इन सब में सिट्रस कैंकर होता है। ये प्लांट में होने वाली डिसीज है। ठीक है, चलो, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, बाइनरी फिशन। अच्छा, बाइनरी फिशन के सिवा आपका बैक्टीरिया एक और मोड से जो है रिप्रोड्यूस करना जानता है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। अभी आपने कहाँ पढ़ा है, 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपने वहां पर पढ़ा हुआ है। तो ये करता है और चीजें, अगर मैं बताऊं एनसीईआरटी नहीं लिखती, पर आप पढ़ते थे, अब वो चैप्टर हट गया एनसीईआरटी से, पर क्योंकि ये चैप्टर 12th के बहुत सारे चैप्टर को रिवाइज करने में मदद करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बेटा 2 और तरीके कर सकते हैं, मल्टीपल फिशन, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन, जिसके लिए एक वर्ड यूज होता है एनसिस्टेशन। मतलब जैसे ही आपके बैक्टीरिया को लगता है ना कि बस मौसम खराब है, अनफेवरेबल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, मैं मरने वाला हूं, तो वो बैक्टीरिया ये बैठा अपने आप के बाहर एक सिस्ट बना लेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग सिस्ट बना लेता है कि बाहर के मौसम का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। इस सिस्ट में बैठा बैठा ये डबल कर लेता है, क्योंकि इसको नहीं पता कि क्या होने वाला है, बाकी सारे काम इसने अपने रोक दिए, खाना पीना सब रोक दिया, इसने बस अपना रिप्रोडक्शन करके रखना है। तो ये इस टाइम बेटा बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया में ये डिवाइड कर जाता है, इसी को आप मल्टीपल फिशन कहते हो। तो आप अब ये छोटे छोटे स्पोर्स हैं, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये बाहर ग्रीन कलर की सिस्ट फटेगी, अंदर से सारे बैक्टीरिया बाहर,
ये अमीबा भी करता है, ये बैक्टीरिया भी करता है, तो इसको हम एनसेस्टेशन में कहते हैं। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, इस चैप्टर के एनसीईआरटी में नहीं है, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में था, वो भी एनसीईआरटी से हट गया, इसलिए मैं इसको कभी डिटेल में आपके पास नहीं लेके जा रही कि चलो ठीक है आपको इतना डिटेल नहीं करना, बट हाँ अनफेवरेबल कंडीशन में आपका बैक्टीरिया ऐसे करता है। पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत से टीचर्स इसको 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं क्योंकि है ही नहीं एनसीईआरटी में कुछ। मैं इसको हमेशा थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताती हूँ, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा हमें इसके बाद 12th पढ़नी होती है, वो तो आपने माइक्रो पहले पढ़ लिया, पर हमें इसके बाद 12th पढ़नी होती है, तो 12th के बहुत सारे चैप्टर का बेस बनाता है ये चैप्टर। अमीबा भी ऐसा करता है, लिखन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अमीबा भी ऐसा करता है, तो ये बेस बनाता है। अब जब ये बेस बनाता है तो हम बेस की तैयारी करके रखेंगे ना, और क्योंकि इसने बहुत अंदर बहुत सारा डिवाइड करना, ये सब आपका बैक्टीरिया कर लेता है, जिसमें से एनसीईआरटी क्या लिखती है? बाइनरी फिशन। तो अगर एनटीए क्वेश्चन पूछेगा तो वो किससे पूछेगा? बाइनरी फिशन, ये बात आप याद रखिए। क्या आपके बाइनरी फिशन कैसा है मुझे बताना जरा, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है? कौन सा रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिशन? एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है? ऐसा मत बोलिए, आवाज बहुत एसेक्सुअल आ तो रही है। ये टेक्निक को दिखाई। पूनम को तो आवाज आ रही है मेरी, आधे बच्चों को आ रही है क्या? अब बताओ, कट के आ रही है? आ तो रही है ना, आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को मेरी? पारुल को अब ये सेक्सुअल सुनाई दे रहा है? इतना डीले चल रहा है तुम लोगों की उसमें? हाँ, नहीं आ रही आवाज? अब ठीक है आवाज, ये नहीं है? आवाज नहीं आ रही ना? क्या करें? अब ऑडिबल हूं मैं? कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक? हाँ ठीक है, अब आवाज आ गई वापस, तो मुझे बताओ लास्ट कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने? ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुना? आ गई, आ गई, ठीक है चलो बढ़िया, ठीक है चलो। आ रही है? हाँ यार मुझे नहीं पता इसमें क्या ग्लिच है, मेरे से वायर दूर ही है ये। ठीक है ठीक है, तो मुझे बताओ लास्ट क्या सुना था? ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक सुनाई दिया था, वहां से कंटिन्यू करूं? ठीक है चलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में या नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा नो। कोई भी ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, क्लियर है ना अब? ठीक है, बस नो ट्रू फॉर्म ऑफ, नो ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर कोई भी ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इनके अंदर क्या होता है? एनसीईआरटी लिखती है अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है।
ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, और वो कौन सा टाइप है? वेरी प्रिमिटिव टाइप। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इनके अंदर देखने को मिलता है। एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब वो कैसा है? तो 3 तरीके की बात की जाती है। एक आपने इनके अंदर सुना होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सारी बातें इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई, पर जब आप 12th का चैप्टर पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब ये आएगा। इसीलिए कहते हैं ये सारी चीजें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लेनी चाहिए। हमेशा उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ना चाहिए, चाहे चैप्टर कितना ही छोटा क्यों ना हो। 12th के बहुत सारे चैप्टर का बेस ये बनाता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, इसमें कंजुगेशन भी आता है, इसमें ट्रांसडक्शन भी आता है, इसमें ट्रांसडक्शन भी आता है। ये 3 तरीके के टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप है, आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि बेटा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर क्या रहे हो? अगर आप ह्यूमंस की भी बात करो या आप हायर प्लांट्स की भी बात करो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है? मेल का गैमेट फीमेल के पास जा रहा है, यही हो रहा है ना। हमें किसी का डीएनए किसी बॉडी में लाना है, फीमेल की बॉडी में मुझे मेल का डीएनए लेकर आना है किसी तरीके से, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बैक्टीरिया भी अगर ये चीज करे, खुद का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में अगर वो ट्रांसफर कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो ये सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सिर्फ बिल्कुल ठीक, ये सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसे हम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या क्या मतलब होते हैं इनके? जिसमें से ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगा और ट्रांसडक्शन भी आपको कहाँ मिलेगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो ये आपको पढ़ के रखना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन डीएनए। मतलब वो डीएनए उस बैक्टीरिया का होगा नहीं, पर उसके अंदर एंट्री करेगा। दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ये आप 12th में पढ़ोगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। जब आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, आप एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में कन्वर्ट करोगे, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करोगे, तो आपने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ रखा था, तो उसका डीएनए चला जाता है रफ के अंदर, है ना। उसका डीएनए चला जाता है रफ के अंदर। तो ये क्या हो रहा है? कोई फॉरेन डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। यही चीज ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिखाई थी, और ये 2 बैक्टीरिया के बीच में ही आप होता हुआ 12th में देखोगे। ये एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी चीज आपके पास आती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन आपने कहां पढ़ा है? 12th में आपके पास आएगा हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। वहां पे 12th में आपके पास हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आता है, ये वहां पर आपके पास आ जाएगा। हर्शी और चेस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने फिर से अपना बैक्टीरिया लिया था और एक बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज वायरस था, बैक्टीरियोफेज वायरस था। वो वायरस के थ्रू एक फॉरेन डीएनए आपके बैक्टीरिया में एंट्री कर रहा था। तो ट्रांसडक्शन यही होता है बेटा। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में आप यही पढ़ते हो, जब किसी वायरस को बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो जब एक वायरस किसी तरीके से उस फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दे, अपने खुद के फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दे, ये हम लोग ट्रांसडक्शन में पढ़ते हैं। और ट्रांसडक्शन आप पढ़ोगे हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट में। तो देखो, अगर आपको पता ही नहीं होगा ट्रांसडक्शन क्या है वहां, तो सीधा सीधा पढ़ाएंगे तो आप कैसे करोगे? तो ट्रांसडक्शन का मतलब ही सीधा से ये है कि अगर आपके पास ये बैक्टीरिया बैठा है, ये आपके पास वायरस हुआ, वायरस के पास ऐसी बहुत सारी बेस प्लेट्स होती हैं। ये चीज आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा, वायरस का डायग्राम। तो यहाँ पर ये बेस प्लेट से अपने बैक्टीरिया पर बैठता है। अब बैक्टीरिया का डीएनए तो येलो कलर का था, वायरस का डीएनए मान लेते रेड कलर का था। अब ये वायरस अपना डीएनए अगर यहाँ अंदर छोड़ जाए और ये डीएनए इसके डीएनए के साथ मिल जाए, ये ट्रांसडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट चीज आपके पास बचती है कंजुगेशन। कंजुगेशन के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पिलाए, एफ पिलाए। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है बेटा जिसके पास ये एफ पिलाए है ना, और एफ पिलाए होने के पास उसके पास ये जीन होता है जिसकी वजह से एफ पिलाई आती है। मानो ये उसका डीएनए है, ये उसका खुद का डीएनए है, और उसके पास एफ पिलाई थे। पिलाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सेक्सुअल पिलाई भी बोलते हैं। अब इसके सामने एक दूसरा बैक्टीरिया आया, लेकिन इस दूसरे बैक्टीरिया के पास एफ पिलाई नहीं था। जिसके पास एफ पिलाई होता है उसको एफ पॉजिटिव बोला जाता है, जिसके पास नहीं होता वो एफ नेगेटिव होता है। एफ पॉजिटिव मेल की तरह बिहेव करता है, एफ नेगेटिव फीमेल की तरह बिहेव करता है। उस टाइम ये जो सेक्स पिलाई होते हैं बेटा, पहले ये धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर, आपको पता भी नहीं चलेगा, ट्यूब बना लेंगे। एफ पिलाई आपको पता भी नहीं चलेगा, एक ट्यूब बना लेंगे। यानी हुआ क्या, आपके पास जो ये एफ पिलाई थी ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? कंजुगेशन ट्यूब। इसको कहा जाता है कंजुगेशन ट्यूब।
हाँ, ये बाकी पिलाई के कंपैरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग होती है, इसको सेक्स पिलाई या एफ पिलाई कहा जाता है। बाकी पिलाई तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये लंबी होकर एक ट्यूब बना लेती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी को सेक्स पिलाई कहते हैं। जिसके पास होता है वो एफ पॉजिटिव है, जिसके पास नहीं है वो एफ नेगेटिव है। प्लाज्मिड की वजह से एक्स्ट्रा फीचर इसके पास आता है। आप लोगों की नॉलेज बहुत बड़ी है, प्लाज्मिड की वजह से एक्स्ट्रा फीचर आता है। देखो, जिनको नहीं पता 1% टेंशन मत लेना। जिसको भी देख के लग रहा है कि मैम हमें तो पता ही नहीं है सब क्या है, बेटा कोई नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं जितना बता रही हूँ उतना काफी है। कंजुगेशन होता क्या है, अगर बीच में एक ट्यूब बने और उस ट्यूब की मदद से ये वाला डीएनए यहाँ चला जाए, उस ट्यूब के रास्ते से एक फॉरेन डीएनए यहाँ पर चला जाए, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, एक तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एक तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। तो ये 3 तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिल जाती है बैक्टीरिया में, जिसका एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती, लेकिन 12th में आता है। तो आपको एक बेस पता होना चाहिए, ठीक है, आपको एक बेस पता होना चाहिए। जो एफ पॉजिटिव है उसको मेल माना जाता है, आप चाहे उसको मेटा मेल और मेल जिस तरीके से लिख रहे हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। बस इतना जानना, अगर डायरेक्ट ट्रांसफर है तो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वायरस लेकर आ रहा है तो ट्रांसडक्शन, अगर कंजुगेशन ट्यूब बन रही है तो कंजुगेशन, बात खत्म। आपको सिर्फ इतना जानना है। आपने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। यहाँ पर आपको एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, इन्होंने अंदर मेम्ब्रेन बाहर सेल वॉल और डीएनए डबल होता हुआ भी आपको दिखा दिया। तो ये एक बाइनरी फिशन है, अगर डायग्राम आएगा तो आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिशन से। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये स्पोर बना लेता है, मतलब एक सिस्ट बनाता है, सिस्ट के अंदर स्पोर्युलेशन करता है और उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस अपना डिवाइड कर लेता है। क्या इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं, इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसका एक ही मकसद है, किसी तरीके से जो प्रिमिटिव टाइप में अपना डीएनए बस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को देना है। सारे पुराने मेथड ये करेगा, बस अपना बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को देगा, बात खत्म। जी, एफ को ही फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। अगर आप कंजुगेशन की डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, फिर वो हाइब्रिड वर्किंग मेल्स भी आ जाते हैं, स्लो वर्किंग फीमेल्स भी आ जाती हैं, बहुत कुछ है। तो बस ये बनता पिलाई से है, ट्यूब बनती है, उसे एफ पिलाई कहते हैं, वो एफ प्लाज्मिड की वजह से आता है, उतना आपके लिए काफी है। आप पीवाई के उठाकर देखना, लास्ट आप 2015 के बाद से देख लो, मतलब लास्ट 8-9 साल के देख लो, कभी क्वेश्चन कंजुगेशन से नहीं आया, इसलिए हम उसको उतना डिटेल में नहीं लेके जाते। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है जी? माइकोप्लाज्मा। ये लास्ट टॉपिक होता है हमारे पास बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसा टेक्निकली नहीं होता। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अगेन, जिन लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया इस बैच में, उन्हें तो पता होगा क्योंकि ये वहां पर भी आया है, उस चैप्टर में भी आया। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा पढ़ लेंगे। इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है। पहले हमारा बैक्टीरिया साइज में इतना छोटा होता है कि धीरे धीरे आप जब आगे जाते हो, फंगस पे जाते हो, प्रोटिस्टा पे जाते हो, तो साइज बढ़ता है। बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है। उन पूरे बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सबको गिन लो, उन सारे, क्योंकि बैक्टीरिया 0.3 0.5 माइक्रोमीटर में, ये उससे भी छोटा है, ये 0.1 माइक्रोमीटर के अंदर चला जाता है। तो ये बहुत ही छोटा आपके पास माइकोप्लाज्मा होता है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है। यहां पर लिखा होगा माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है। ये अगला टॉपिक आपके पास शुरू हो चुका है, दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है। उसके आगे लिख दीजिएगा ये 0.1 माइक्रोमीटर जितना छोटा है। कितना है ये? 0.1 माइक्रोमीटर जितना छोटा है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है साइज में, और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बेटा ये सिर्फ बात कैन सर्वाइव की नहीं है, ये ऑब्लिगेट एनारोब है। इसको अगर तुमने ऑक्सीजन दे दी मर, ये सर्वाइव ही बिना ऑक्सीजन के करता है। तो ये बात इनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और हमें कैसे पता चला? और माइकोप्लाज्मा हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं मैम? बाकी बैक्टीरिया के जैसा ही हमने क्यों नहीं पढ़ लिया? क्योंकि माइकोप्लाज्मा बेटा बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है। समझो क्यों को अलग से पढ़ने की नौबत क्यों आई? हमने बाकी बैक्टीरिया के साथ ही इसको क्यों नहीं पढ़ लिया? पहली बात, इसका साइज सबसे छोटा था। क्या साइज सबसे छोटा होना काफी है सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं है। माइकोप्लाज्मा बीमारी कर रहा था। कैटल्स ने बीमारी करी थी, निमोनिया करा था। कैटल्स में इसने एक डिसीज करी, डिसीज के सिम्टम्स निमोनिया जैसे थे। बहुत ध्यान से सुनना, डिसीज करी और उस डिसीज के सिम्टम्स निमोनिया जैसे थे। पूरा निमोनिया नहीं था, पर लंग्स में इन्फ्लेशन हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, प्लूरल फ्लूइड बढ़ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे निमोनिया जैसे फीचर्स थे। हाँ, एग्जैक्टली प्रद्युमन, कैन ओनली सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओनली लिख दो वहां पे, मतलब ये ओनली वाला ही है, ये बिना ऑक्सीजन के ही रहता है। ठीक है, अच्छा
जो आप पूछ रहे हैं एरिशा, मैं वही आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के बारे में लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये कर रहा था बेटा निमोनिया जैसी डिसीज, गाय बीमार हो रही है। अब डॉक्टर्स को बुलाया गया, वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया गया कि देखो, साइंटिस्ट को बुलाया गया, देखो। डॉक्टर्स को वो पैथोजन ही नहीं समझ आया जो ये बीमारी कर रहा है, क्योंकि जनरली जो निमोनिया हम लोगों के लिए हो रहा था, या इंसानों में हो रहा था, या किसी में भी हो रहा था, माइकोबैक्टीरियम निमोनिया से हो रहा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो रहा था, ऐसे ऐसी बैक्टीरिया से हो रहा था। अब हमने जब इनको देखा तो ये दोनों बैक्टीरिया इनके अंदर हमको नहीं मिले, तो ये तो टेंशन की बात हो गई कि जब हमें बैक्टीरिया ही नहीं पता हम मारे किसको। तो फिर हमने इनके लंग्स के टिश्यू निकाले, साइंटिस्ट को भेजा गया कि प्लीज स्टडी करो कि हमारी कैटल्स बीमार पड़ रही है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उनके अंदर, पर बैक्टीरिया तो है नहीं, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को निकाला, साइंटिस्ट ने, कि यार ये ऐसा क्या है जो बीमारी कर रहा है। अब जो चीज उन्होंने निकाली वो सिंगल सेल थी और वो प्रोकैरियोट थी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, निमोनिया करने वाली निमोनिया लाइक डिसीज थी, निमोनिया लाइक थी, पूरा पूरा निमोनिया नहीं था। तो इनको नहीं पता था ये किस वजह से हो रहा है। तो इस पैथोजन को जब निकाला गया, इसके बहुत सारे फीचर बैक्टीरिया जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंगल सेल था, मतलब ये यूनिसेल्यूलर था, और ये प्रोकैरियोट था। अब इतना तो काफी है ये मानने के लिए कि ये बैक्टीरिया है, इतना तो काफी है मानने के लिए बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोट कहने का मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। पर आप जानते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मतलब प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी और ये सिंगल सेल था, एब्सेंट थी। तो इसका मतलब मैं अगर इसको क्लासिफाई करूंगी तो मैं कौन सी किंगडम में रखूंगी, मैं बैक्टीरिया में रखूंगी। लेकिन इसकी बाकी कोई भी हरकत बेटा बैक्टीरिया जैसी नहीं थी। अगर ये बैक्टीरिया होता तो इसका डीएनए ऐसा दिखना चाहिए था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, पर इसका डीएनए हम लोगों जैसा दिखता है, डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर। इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है बेटा, जैसे आपका और मेरा डीएनए होता है। अब ये बैक्टीरिया है तो इसके पास सेल वॉल होनी चाहिए। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके पास सेल वॉल होनी चाहिए, पर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल नहीं है जी। तो क्या है बैलेंस करने के लिए, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है। ऐसा तो आज तक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था जो 3-3 सेल मेम्ब्रेन लेकर बैठा हो। तो पहली बार मुझे एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा था जिसके पास 3-3 सेल मेम्ब्रेन है बेटा, है ना। आप देखो जरा, 3-3 मेम्ब्रेन लेके बैठा है, लिपिड वाली जो फोस्फोलिपिड वाली अपनी मेम्ब्रेन होती है वो ये 3-3 लेके बैठा है। 3 लेयर मेम्ब्रेन है इसके पास, और सेल वॉल के नाम पे कुछ है नहीं। डीएनए देखा तो बैक्टीरिया जैसा नहीं था, डीएनए मेरे जैसा था, लेकिन न्यूक्लियस है नहीं। अब जो बेसिक बनाया था विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उन्होंने बता दिया था कि कोई यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट मिले तो उसे बैक्टीरिया में डाल देना, इसलिए हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। लेकिन ये बैक्टीरिया जैसा है नहीं, सेल वॉल इसके पास नहीं है, डीएनए इसका बैक्टीरिया जैसा नहीं दिखता। चलो ठीक है, मान लिया इसके पास बाकी का साइटोप्लाज्म है, इसके पास राइबोसोम है। राइबोसोम इसके जैसे बैक्टीरिया के होते हैं वैसे 70s टाइप के हैं। कुछ कुछ चीजें इसकी बैक्टीरिया वाली थी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल आरएनए था, पर बाकी चीजें इसकी बैक्टीरिया वाली नहीं थी। उतने कोई वेल डेवलप्ड मीजोसोम इसमें नहीं मिल रहे थे, सेल वॉल इसके पास नहीं था, और इसका डीएनए भी बैक्टीरिया की तरह नहीं दिखता था। इसीलिए हम माइकोप्लाज्मा को अलग पढ़ते हैं, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके किसको किस किंगडम में रखा जाए, मोनेरा किंगडम में रखा जाए। अब जिस बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम इसे पीपीएलओ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लूरल फ्लूइड को इन्फ्लेमेशन कर रहा है, प्लूरल फ्लूइड को बढ़ा रहा है, निमोनिया का सिम्टम दिखा रहा है, लेकिन ये निमोनिया करने वाला ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसके जैसा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पीपीएलओ। इसका नाम रखा गया पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये उस ऑर्गेनिज्म जैसा है जो निमोनिया करता है, पर पूरा उसके जैसा नहीं है। फिर ये पैथोजेनिक भी है। पैथोजेनिक सिर्फ एनिमल को ही नहीं है, हमने देखा ना कैटल को बीमारी कर रहा है, पर ये सिर्फ कैटल को नहीं करता, ये प्लांट में भी बीमारी करता है। बात सिर्फ उतनी नहीं है, ये भी पता चला कि इसको बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करना है, उसके बिना ही, मतलब ऑक्सीजन दे दोगे तो ये मर जाएगा, ये विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करना चाहता है। तो ऐसी कुछ चीजें हमको पता चली जो कि नॉर्मल से अलग थी। एक और बात माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखना, नॉर्मली हम लोगों को क्या लगता था पहले, अगर आपने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई तो स्टेफाइलोकोकस बहुत बीमारियां कर रहा था, और पेनिसिलिन से स्टेफाइलोकोकस मरता है। ये बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बता दी थी, माइक्रोब वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, रिवाइज कर लो, इस पे क्वेश्चन आएगा। अब हमें लगा कि क्या होगा, निमोनिया कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम होगा, हीमोफिलस होगा, कोई और बैक्टीरिया होगा, एंटीबायोटिक देंगे मार देगा। लेकिन ये बेटा मर नहीं रहा था, ये ना पेनिसिलिन से मरा है,
हमने इसको बहुत सारी एंटीबायोटिक देके मारने की कोशिश करी, इसको मारना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे जो एंटीबायोटिक बने हैं वो बने इस मेथड पे हैं कि एंटीबायोटिक जाए, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़े, बैक्टीरिया मरे, बात खत्म। इसके पास तो है ही नहीं सेल वॉल, मारे किसको? हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक यही सोच के बने हुए हैं कि वो जाते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म कर देते हैं। इसके पास सेल वॉल थी नहीं, तो ये इनसेंसिटिव टू पेनिसिलियम भी है, ये इनसेंसिटिव टू पेनिसिलियम भी है। और बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, किसने बताया? आशुतोष ने। ये प्लियोमॉर्फिक है, इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि अभी आपको शेप ऐसी दिख रही है, 3 लेयर की सेल मेम्ब्रेन है बेटा, सेल वॉल जहां आ गई ना वो चीज रिजिड हो गई, जहां एक वॉल बन गई ना वो चीज रिजिड हो गई। सोचो मैं इसको इस बोतल में ना रख के किसी थैली में रख दूं, किसी प्लास्टिक बैग में रख दूं, तो मैं पिचका के शेप चेंज कर सकती हूँ ना। इसके पास सेल वॉल नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन है, मैं इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ। और ये अलग अलग इंसानों के अंदर जाता है, अलग अलग शेप ले लेता है, तो अपनी शेप इतनी ज्यादा बदलता है कि इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं पीवाईक्यू देखोगे तो मिल जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज होते हो, तो ये सारी चीजें पढ़ लो। इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियो मतलब शेप चेंज कर रहे हैं अपनी बार बार, पोली मतलब बहुत ज्यादा, प्लियो मतलब फिक्स नहीं होते ये, ठीक है। और मोर्फिक, मोर्फिक मतलब मोर्फोलॉजी, तो देखने में इनकी मोर्फोलॉजी बार बार बदल रही है। देखो कितना बढ़िया डाउट आया कि मैम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम ही क्यों कहते हैं? नेम ऑफ द ग्रुप इन विच स्मॉलेस्ट। बेटा उर्मिला, सेल वाला चैप्टर देखना बच्चे एक बार जाके, इसको दो अलग अलग जगह दो अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, डायग्राम में अलग मिलेगा और कंटेंट रीड करोगे तो आपको अलग मिलेगा, ठीक है। अब फिर उर्मिला पूछ रही है मैम माइकोप्लाज्मा क्या ग्रुप का नाम है जिसमें पीपीएलओ सबसे छोटा है? आप जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ते हो, उन्होंने माइकोप्लाज्मा को अलग लिखा हुआ है, पीपीएलओ को अलग लिखा हुआ है। उस चैप्टर के अंदर आप जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, कि वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बेटा ये एक ही चीज होती है, ये एक ही चीज होती है। पर एनसीईआरटी का हम भरोसा नहीं करते, एनसीईआरटी में बहुत चीजें गलत है, पर हमें रटना पड़ता है, हमें रटना पड़ता है, क्योंकि हमारा एनटीए उसके बाहर जाता नहीं है, वो उसके एक एक इजारम भी पकड़ लेता है, वो उसको भी पकड़ लेता है, तो उस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है कि हम याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ है, और हम मैच किससे करेंगे? 0.1 माइक्रोमीटर से मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम 0.3 पे जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। और जो ये बात पूछ रहे हैं प्लांट किंगडम क्यों, पहली बात तो इनके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो इनको प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगेन हमने इनको डिस्कवरी के टाइम प्लांटी के अंदर रख दिया था, हमें लगा था बैक्टीरिया जैसे हैं, सेल वॉल है, और सेल वॉल जिनमें होती है उनको हम किस में रख देते थे? प्लांट में। तो बहुत बाद हम लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया, बहुत बाद हमको पता चला कि नहीं नहीं, अगर ये यू कैरियोट नहीं है, अगर ये प्रो कैरियोट है तो इसको बैक्टीरिया में रखो। तो जो नाम पड़ गया बेटा, वो नाम पड़ गया, वो हमने डाल दिया। लिखना नहीं चाहिए, नाम गलत है, ये नाम गलत है, मिसनोमर है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पर हम उसको लिखते हैं। हाँ बिल्कुल उर्मिला, एकदम सही डाउट आया बेटा, एकदम सही डाउट पूछा आपने, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उस चैप्टर में अलग लिखा हुआ है, उस चैप्टर में पीपीएलओ को अलग लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा को अलग लिखा हुआ है। असलियत यह है कि दोनों सेम होते हैं, असली बात तो यही है कि दोनों सेम होते हैं। कुछ नहीं बोल सकते, अब क्या बोलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद रखना है। आप देखना पीवाईक्यू उठा के, आप डरना मत, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है कि पीपीएलओ अलग लिखा हो, मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि एक ऑप्शन आ जाए कि अच्छा कैटल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या होता है और उसमें पीपीएलओ भी लिखा हो, उसमें माइकोप्लाज्मा भी लिखा हो, कोई एक चुनना पड़े, ऐसा आता ही नहीं। आता है तो बोथ वाला आता है, या फिर कोई एक ऑप्शन में होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर प्रायोरिटी देने वाली बात आएगी तो इस चैप्टर में तो पीपीएलओ लिखा ही नहीं हुआ, कहीं उस चैप्टर में लिखा हुआ है। अब सेल वाले में लिखा हुआ है तो अलग अलग मान लेना, क्योंकि सेल ने तो उसको अलग अलग माना है, माइकोप्लाज्मा को अलग माना है, पीपीएलओ को अलग माना है, जबकि अलग नहीं होते। ये मेरी बात ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग नहीं होते। माइकोप्लाज्मा के बारे में इस चैप्टर में तो लिखी सिर्फ 2 लाइनें हैं कि भैया एक बात ये ध्यान रख लो कि इनके पास सेल वॉल जैसा कुछ नहीं होता, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, और ये कैन सर्वाइव नहीं है, ये ओनली है। हाँ बेटा, जोकर ऑफ माइक्रोब बोल दो, जोकर ऑफ मोनेरा बोलो, है ना, ऐसा क्यों बोलोगे? सर क्लास में है, ठीक है, ठीक है।
हो गया ये चीज यहाँ पे। आगे चले हम लोग प्रोटिस्टा पे चलते हैं। नेक्स्ट किंगडम हम लोग शुरू करें प्रोटिस्टा। नोट्स बना लो वैसे तो, पर देखो इसमें हर एक लाइन एनसीईआरटी की रटनी है। प्रोटिस्टा में 4-5 आपको क्लासेस दी है, पांचों क्लासेस आपको एनसीईआरटी की एकदम रटनी है। चाहे एग्जाम्पल के बेसिस पर रटना पड़े तो मैं तो यही कहूंगी कि एनसीईआरटी के अंदर कर लो, ठीक है। हाँ वही ना, आ गया तो बोनस देखना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो वो जो आपका ट्रॉफिक लेवल वाला क्वेश्चन आया था ना 2024 में, वो बोनस जाना चाहिए था। क्योंकि आप देखो ना बेटा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं। आप हो कौन वहां पे एनपीपी कैलकुलेट करवाने वाले? फोर्थ लेवल पे सेकेंडरी टर्शरी प्रोडक्टिविटी चल रही है उस लेवल पे। एनसीईआरटी भी मान रही है कि वो तो प्रोडक्टिविटी प्राइमरी नहीं, फिर भी एनटीए ने वो बोनस नहीं दिया। तो इसीलिए बेटा आप अपनी मेहनत और तैयारी पूरी रखो। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहां आपकी किस्मत आएगी, जहां आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर टेक्निकली माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही बात होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपके पास कोई मॉड्यूल है, आप कितना ही डिटेल में मटेरियल आपके पास है बेटा, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 पन्ने कंजुगेशन पे पढ़ रहे हैं जी, नहीं पढ़ने। नाम पता है ना, उतना काफी है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। उतना ही टाइम है तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल याद कर लो, क्योंकि प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट किंगडम हमारे पास आती है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे कौन होते हैं? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। सारे के सारे जितने भी यूनिसेल्यूलर लेकिन यूकैरियोट मिलते हैं, उन सबको हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। एक बात मैं प्रोटिस्टा की आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, जैसे क्लमाइडोमोनाज हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, एक यूनिसेल्यूलर है एक मल्टीसेल्यूलर है। लेकिन क्योंकि दोनों दोनों यूनिसेल्यूलर है, हम उनको एल्गी के अंदर पढ़ते थे, प्लांट जैसे फीचर थे उनके, लेकिन हमको प्रोटिस्टा के अंदर उनको रखना पड़ा। आई नो, आनंद सर पिटीशन फाइल कर देंगे। भगवान करे आनंद सर और सभी टीचर्स की जो पिटीशन चल रही है 8 जुलाई को, वो सुनी जाए। पहले तो हमारे 2024 वाले बच्चों को इंसाफ मिले, ऐसा बहुत जोर से हमारा मन है। उनको इंसाफ मिलना चाहिए पहले। चलो 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 चलो। और दूसरी बात भी हमने पढ़ी थी कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे एनिमल हैं, एनिमल जैसे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है तो हमें इन प्रोटिस्टा में रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटिस्टा की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। देखो पहली लाइन ही है, दिख रहा है आप लोगों को? मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। बाउंड्री इस किंगडम की कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती। सबसे पहले तो इसी को हाईलाइट करो, बाउंड्री इस किंगडम की कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि इसके आधे मेंबर प्लांट जैसे, आधे मेंबर एनिमल जैसे हैं। क्योंकि क्या करे, चाहे वो प्लांट जैसे दिखते हो, चाहे वो एनिमल जैसे दिखते हो, अगर वो यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोट है तो उसको यहां रखना है। और जब यहां रखना है तो फिर इसकी क्लियर बाउंड्री नहीं बन सकती। सारे के सारे यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोट यहां पर आते हैं, सारे के सारे यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोट यहां पर आते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें, क्योंकि जो जो बात हमने बैक्टीरिया में करी, सारी बातें हम प्रोटिस्टा में करेंगे। बैक्टीरिया के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी, कहां मिलता है? हर जगह मिलता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, इंसान के शरीर में, हर जगह मिलता है। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादातर आपको पानी में मिलता है। ये चीज यहां लिखी होगी, ढूंढे 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 लिखी होगी पानी। और इसके बारे में देखो, प्राइमरीली एक्वेटिक, हर चीज बात करनी है ना। अपने दिमाग में ना एक फिक्स वो क्वेश्चन बना लो कि मुझे हर किंगडम के बारे में 5-6 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस किंगडम में कौन कौन आता है, दूसरा कहाँ मिलते हैं, तीसरा क्या खाते हैं, चौथा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये 4-5 बातें आपको हर किंगडम के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इनकी लोकेशन क्या है जी, कहाँ मिलते हैं, इनके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट वहां आ जाते हैं, सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट यहां आ जाते हैं। तो कौन कौन इसके अंदर इंक्लूडेड है, लोकेशन ये कहां कहां मिलेंगे, न्यूट्रिशन कैसा कैसा है ये बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन कैसा कैसा है ये बहुत जरूरी है, और फाइनली इनकी क्लासेस, मतलब इनके अंदर कितने ग्रुप हो जा रहे हैं। फाइनली इनकी क्लासेस मतलब इनके अंदर कितने ग्रुप हो जा रहे हैं। अब ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में बैक्टीरिया के लिए रिवाइज करके देखो, साथ साथ याद कर लो, ताकि मेरे लेक्चर के बाद आपको 5 मिनट में चीजें रिवाइज हो जाए। साथ साथ कर लो। लोकेशन, बैक्टीरिया हर जगह मिलता था, इनफैक्ट वो तो हार्श कंडीशन में भी मिलता था। बैक्टीरिया में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया आते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसी है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ये रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, ज्यादातर ये सेक्सुअल करते हैं। अगर सेक्सुअल करेंगे तो प्रिमिटिव टाइप का करेंगे। इनके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, तो इनके अंदर आर्की बैक्टीरिया में 3 क्लासेस आ जाती हैं, इनके अंदर यू बैक्टीरिया में 2 क्लासेस आ जाती हैं, और इनके अंदर माइकोप्लाज्मा आ जाता है। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन का जवाब बैक्टीरिया के लिए दे दिया।
आपको इन पांचों क्वेश्चन का जवाब अब किसके लिए देना है, प्रोटिस्टा के लिए देना है। तो प्रोटिस्टा की लोकेशन, ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर ये पानी में मिलते हैं, लैंड पे ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनमें कौन कौन आता है, तो इनके अंदर 5 क्लासेस आती हैं। अगर इंक्लूडेड की मैं बात करूं तो इनके अंदर यहाँ पर 5 क्लासेस की आप लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो इनके अंदर सबसे पहली क्लास आती है क्राइसोफाइट, एक एक करके हमको सबके बारे में पढ़ना है। दूसरी क्लास आती है इनके पास डाइनोफ्लैजिलेट, आराम से पढ़ो लेकिन मेरे साथ याद करके जाओ, ताकि क्लास लगाने के बाद आपका बैकलॉग ना बने कि मैम क्या बताएगी और हमें तो याद ही नहीं होता, वो साथ साथ हो जाना चाहिए। डाइनोफ्लैजिलेट, फिर आपके पास आते हैं यूग्लिनोइड, फिर आपके पास आते हैं स्लाइम मोल्ड, और फिर आपके पास आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ भी आगे डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में। प्रोटोजोआ आगे भी डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में। इनके अंदर आते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, इनके अंदर आते हैं सीलिएट प्रोटोजोन, इनके अंदर आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, और इनके अंदर आते हैं स्पोरोजोन। डिपेंड करेगा कि उनको चलना आता है या नहीं आता। अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेट, सीलिया है तो सीलिएट, शूडोपोडिया है तो अमीबॉइड, और कुछ भी नहीं है तो स्पोरोजोन। तो इनको भी आगे डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने आपको सारी क्लासेस बता दी, सारा इंक्लूडेड बता दिया। इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें भी दोनों कैटेगरी आती है बेटा। इनको अपना खाना खुद भी बनाना आता है और ये दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। इनके अंदर अगर मैं, और साथ में ये सेप्रोफिटिक भी जाते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ये सेप्रोफिटिक भी जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर ये सेप्रोफिटिक भी जाते हैं जब मैं स्लाइम मोल्ड की बात करूंगी तो। तीसरा आपके पास आ रहा है क्या, रिप्रोडक्शन। तो इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है, एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल दोनों है। मतलब ये फिशन वगैरह भी कर लेते हैं कि अगर मैं यूग्लिना की बात करूं तो वो लॉन्गिट्यूडनल फिशन करता है, मैं पैरामीशियम की बात करूं तो वो ट्रांसवर्स फिशन करता है। तो इनको फिशन करना आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको करना आता है जिसके अंदर ये फिशन करते हैं। इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना आता है क्योंकि बेटा प्रोटोजोआ आ गया, प्रोटोजोआ आ गया ना, तो उसको कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना भी आ रहा है। वो थोड़ा सा एनिमल लाइक ले लेगा, कुछ कुछ गैमेट आपको गैमेट जैसा देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आ गई। अब अपने रीड कर ले एनसीईआरटी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। ये इस लाइन को एक्सप्लेन किया है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यूग्लिनोइड, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना ले लो, यूग्लिना एल्गी जैसा दिख रहा होता है। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि वो प्लांट है, उसको प्लांट में पढ़ो। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं नहीं भैया वो तो यूनिसेलुलर है, उसको प्रोटिस्टा में पढ़ो। तो वो वही बात आपको बताना चाह रहे हैं, एक साइंटिस्ट के लिए जो प्लांट है दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो प्रोटिस्टा है। एक साइंटिस्ट के लिए अमीबा एनिमल होगा तो दूसरा साइंटिस्ट कहेगा नहीं उसको प्रोटिस्टा में रखो क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसीलिए प्रोटिस्टा की बाउंड्री कभी भी डिफाइन नहीं होती। इसको हाईलाइट मत करो, ये बस आपको समझाने के लिए था। इस चैप्टर में आप जो क्लास पढ़ने वाले हो 5 पढ़ोगे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइमोइड, प्रोटोजोआ। ये सारे आप किसके अंदर पढ़ोगे, प्रोटिस्टा में। ये कहाँ रहते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक भी बनाते हैं बेटा, क्योंकि इनके अंदर कुछ मेंबर प्लांट जैसे हैं, कुछ मेंबर एनिमल जैसे, कुछ मेंबर फंगस जैसे भी है। इनके कुछ मेंबर धागे जैसे हैं और वो धागे जैसा तो फंगस होता है। तो स्लाइम मोल्ड को आप ले लो, स्लाइम मोल्ड बहुत ज्यादा फंगस जैसा काम करता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि चाहे उसके कैरेक्टर फंगस जैसे हैं, चाहे प्लांट जैसे हैं, चाहे एनिमल जैसे हैं, अगर वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो सबको उठा के कहाँ रखा जाता है, प्रोटिस्टा में। इसीलिए कभी भी एक लाइन आ जाए कि कौन सी ऐसी किंगडम है जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो प्रोटिस्टा की बाउंड्री फिक्स नहीं होती। अच्छा, प्रोटिस्टा है तो एक यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो इसके पास न्यूक्लियस एकदम बढ़िया से डिफाइन होगा। ये हमने जो टेबल पढ़ा था उस टेबल में भी मैंने आपको बताया था, यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस तो इसके पास होगा, और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होंगे। ये बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। एक प्रोकैरियोट हम उसे कहते हैं जिसके पास ना तो अच्छा न्यूक्लियस होता है ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। यूकैरियोट हम उसे कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियस भी बढ़िया होता है, जिसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होते हैं। तो प्रोटिस्टा एक यूकैरियोट है, इसलिए उसके पास ये दोनों चीजें होंगी। कुछ प्रोटिस्टा के पास मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है। मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, बैक्टीरिया हमारा, बैक्टीरिया के पास मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला और सीलिया था या नहीं था, हाँ या ना, बता दो, ये बता दो जरा।
बैक्टीरिया के पास था फ्लैजिला सीलिया या नहीं था? था बैक्टीरिया के पास सीलिया फ्लैजिला, बहुत बढ़िया। श्रेया, रक्षित, सिर्फ दो दो बच्चों को पता है और किसी को नहीं पता है बात? हाँ सही, उर्मिला हुआ तो यही है बेटा, जो कहीं नहीं फिट हुआ उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। पर देखो बेसिकली सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को यहाँ डाला गया, फंगस जैसा भी होता है। हाँ, तो सीलिया फ्लैजिला मतलब आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो, यहाँ इंक्लूडेड की जगह क्लास लिख दो, एक ही बात है, आप सारी क्लासेस इसके अंदर अपनी इंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ 5वां पॉइंट मोटिलिटी का डाल दो। तो हर हर क्लास के लिए, हर किंगडम के लिए अपने इन 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन मुझे क्या आंसर करना है? फ्लैजिला था। बहुत बढ़िया। इनके अंदर सीलिया नहीं होता, मोनेरा में फ्लैजिला होता है। बिल्कुल सही महेंद्र, केशव, अद्रिका, बहुत बढ़िया, फ्लैजिला होता है। सीलिया की जगह पिलाय और फिम्ब्रे होते हैं। दिव्या बहुत बढ़िया। और वही पिलाय एफ पिलाय भी है, अटैचमेंट का भी काम करे। सीलिया कम मिलता है इनके अंदर, ठीक है, फ्लैजिला होता है। सीलिया हम लोग यूकैरियोट के अंदर पढ़ते हैं। अब यूकैरियोट स्टार्ट हो गया, प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोट स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया नोटिस किया आपने केशव, वहां फ्लैजिला था, मोटिलिटी देता था, उसके सिवा पिलाय और फिम्ब्रे था। और ये इसी चैप्टर में नहीं है, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी है। तभी कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत चैप्टर्स का बेस बना देता है। ठीक है, आपने वो चैप्टर पहले पढ़े हैं, आप ये बाद में पढ़ रहे हो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आपको आता है, इसी बहाने आपको आता है। तो क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसके पास फ्लैजिला भी है और इसके पास सीलिया भी है। फिर आ गया, कौन सा रह गया? हमने लोकेशन बता दिया कि ये पानी में मिलेगा, क्लासेस बता दी 5, न्यूट्रिशन बता दिया दोनों होता है, ठीक है, मोटिलिटी बता दी कि फ्लैजिला सीलिया दोनों है इसके पास। रिप्रोडक्शन बचा था, रिप्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों, इन्होंने भी लिख दिया एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों। इनके लिए सेक्सुअल नाम का सेक्सुअल होगा, प्रॉपर नहीं होगा कि बस स्पर्म और एग नहीं बनेगा, पर हाँ कुछ तो होगा, 2 सेल का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, उतना तो है। और जब उतना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। 6th ऑप्शन में हैबिटेट, बेटा मैंने लोकेशन ऐड कर दिया ना बच्चे, मैं लोकेशन को हैबिटेट बोल देती हूँ। चलो, लोकेशन लिख दिया था मैंने, मैं इसको हैबिटेट बोल देती हूँ। अब ठीक है अभिषेक, अब ठीक है, अब ठीक है ना। ये 5 चीजें हम ध्यान रखेंगे कि हमें हर किंगडम की ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। हम रिवीजन भी ऐसे करेंगे, शॉर्ट नोट्स ही हम ऐसे बनाएंगे कि हम किसी किंगडम के बारे में ये 5 बातें ना भूलें। उसका हैबिटेट क्या है, उसकी क्लास क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मोटिलिटी करता है या नहीं करता है, बात खत्म। ठीक है, हाँ कोई नहीं, मैंने वहां पे हैबिटेट लिख दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ये मुझे एक्वेटिक ही मिलता है, ज्यादातर पानी में मिलते हैं ये ज्यादातर। अच्छा, अपना बैक्टीरिया का हैबिटेट बताना मुझे चैट सेक्शन में फटाफट। ओके, गुड मॉर्निंग विनय, पर आप काफी लेट हो गए, अब तो हम क्लास एंड करने वाले हैं ऑलमोस्ट। मुझे बताना इसका हैबिटेट, बताना जरा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का हैबिटेट बता दो। मैं तुम्हें युगलेना तक पढ़ा देती हूँ पहले फटाफट। बैक्टीरिया का हैबिटेट बता दो जल्दी। बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है, लैंड पे मिलता है, दोनों मिलता है। साइनोबैक्टीरिया वाले पैराग्राफ में पढ़ाया मैंने तुम्हें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ मिलता है बैक्टीरिया? एक्सट्रीम हैबिटेट में तो मिलता ही मिलता है, वो तो हार्श कंडीशंस में मिलता है। उसके सिवा हर जगह मिल रहा है ये तो भाई, एवरीवेयर, हर जगह मिल रहा है। आप साइनोबैक्टीरिया वाला पैराग्राफ ही देख लो, फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, मरीन वाटर में भी मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल भी है, कॉस्मोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन है, कहीं भी है ये, कहीं भी है, हवा में है, मिट्टी में है, तुम्हारे शरीर में है, हर जगह है ये, हर जगह है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये मेजरली क्या होते हैं? एक्वेटिक। अब एक एक करके अपने को क्लासेस पढ़नी है, तो सबसे पहली क्लास अपने पास क्या आती है? क्राइसोफाइट। ठीक है, सबसे पहली क्लास अपने पास क्या आती है? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक आपके पास आएगा डाई एटम, दूसरा आपके पास आएगा गोल्डन एल्गी जिसका नाम है डेस्मिड। उसमें भी आपको डाई एटम ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, उसमें भी आपको डाई एटम ज्यादा अच्छे से पढ़ने। गोल्डन एल्गी का तो सिर्फ नाम आएगा, बाकी पूरा पैराग्राफ डाई एटम्स के बारे में ही लिखा हुआ है। ये आपको पानी में मिलते हैं। पानी में आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये आपको मरीन एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। एक एक करके देखते रहना। क्राइसोफाइट पानी में मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, पानी में भी मरीन वाटर में भी मिल रहे हैं। 2 ही एग्जाम्पल है, एक डाई एटम, एक डेस्मिड। डाई एटम पे मैं स्टार लगा रही हूँ क्योंकि बाकी का पैराग्राफ डाई एटम के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, छोटू से हैं, बहुत छोटे होते हैं बेटा ये, बिना मतलब अगर ये ग्रुप में ना आए तो आपको दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं। अगर मैं किसी एक क्राइसोफाइट को अलग से निकाल लूँ ना,
तो मैं बिना माइक्रोस्कोप के उसको देख नहीं सकती। आप सबने इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ा हुआ है, सोचो मैंने ये पानी बना दिया आप लोगों के लिए, फ्रेश वाटर बना दिया, तो पानी के अंदर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे फूड चेन शुरू करनी है तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, जल्दी बताओ मुझे। इकोलॉजी वाले चैप्टर पे अपना दिमाग लेके जाओ और मुझे बताओ एक्वेटिक फूड चेन का प्रोड्यूसर कौन होता है। यहां तो एक्वेटिक फूड चेन चलेगी ना, मुझे इतना बता दो एक्वेटिक फूड चेन का प्रोड्यूसर कौन होता है। एक्वेटिक फूड चेन का प्रोड्यूसर कौन होता है, मुझे इतना बता दो, जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना मुझे। जल्दी 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 बताओ। फाइटोप्लैंक्टन, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारे पास ऊपर की तरफ तैरने वाले, पैसिवली फ्लोट करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लैंकटन। आप जानते हैं ये प्लैंकटन वर्ड कहां से आया है? प्लैंकटन वर्ड का मतलब ही होता है जिसको पैसिवली तैरना आता हो, बिना एनर्जी लगाए, जिसको पैसिवली फ्लोट करना आता हो, उसे हम प्लैंकटन कहते हैं। तो जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन है ना, वो सरफेस पर ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पैसिवली फ्लोट करने वाले होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और अगर मैं इसके साथ फाइटो वर्ड भी ऐड कर रही हूं, फाइटो वर्ड का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड। फाइटो वर्ड का मतलब प्लांट से एसोसिएटेड, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। तो दोनों चीजों को मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको अपना खाना भी खुद बनाना आता है और ये ऊपर तैर भी लेता है, इसलिए इसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। इसको सनलाइट पकड़ के खाना बनाना आता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक प्लांट बनाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक प्लांट बनाता है। अगर आपको याद हो तो साइनोबैक्टीरिया की भी तो यही खूबी थी, उसके पास क्लोरोफिल ए था हायर प्लांट की तरह, तो वो खाना खुद बना पा रहा था। ये भी बेटा ग्रीन कलर के ही होते हैं छोटे छोटे से, ये भी फाइटो होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनको अपना खाना खुद बनाना आता है और ये लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, तभी तो ये प्रोड्यूसर है, तभी तो इनसे कहानी शुरू होती है। फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले खाना बना के जू प्लैंक्टन को देते हैं। जू प्लैंक्टन कौन हो जाते हैं? जू प्लैंक्टन के अंदर भी आपके यही प्रोटिस्टा ही आते हैं, पर क्राइसोफाइट नहीं आते। इनके अंदर आपके, आप ये मान लीजिए, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स में आ जाते हैं, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स में आ जाते हैं, तो जू प्लैंक्टन यहाँ पे आते हैं। लगे हाथ, क्योंकि आपने प्लैंक्टन का मतलब सीख लिया तो नेक्टोन का भी मतलब सीख लो, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को तैरने के लिए एनर्जी लगानी पड़े, मतलब उसको एक्टिवली स्विम करना पड़े, उसको फ्लोट नहीं करना आता, उसको व्हाट डू यू कॉल इट? फ्लोट का मतलब हो जाता है तैरना और स्विम का मतलब है एक्टिवली तैरना। अब मैं फ्लोट का मतलब आपको बता नहीं पा रही हूँ। जैसे कोई लाश ऐसे तैर रही है, उसको कुछ हाथ पैर नहीं चलाना पड़ रहा, वो फ्लोट है, वो पैसिवली फ्लोट कर रही है, प्लैंक्टन, ठीक है। और जो नेक्टोन होते हैं ना, उनको एनर्जी लगानी पड़ती है वरना वो डूब जाएंगे, वो नेक्टोन होते हैं, वो एक्टिवली स्विम करते हैं। तो ये दो कैटेगरी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर रहे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स में मेजरली आपके पास कौन आता है? डाई एटम। कौन आ जाते हैं आपके पास? डाई एटम्स। कुछ एल्गी भी होते हैं जो हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ते, तो कुछ एल्गी, कुछ डाई एटम्स, ये सब मिला के, कुछ बैक्टीरिया भी, ये सब मिला के आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये हमारे छोटू छोटू हैं, इनका नाम ही प्लैंक्टन है क्योंकि इन्हें पैसिवली फ्लोट करना आता है, इसीलिए इनको प्लैंक्टन बोलते हैं, यही बात मैंने आपको बताई। इनको खाना बनाना आता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो आप इस फोटोसिंथेटिक और प्लैंक्टन को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास क्या नाम निकल के आएगा? फाइटोप्लैंक्टन। आपके पास क्या नाम निकल के आएगा? फाइटोप्लैंक्टन, इसीलिए इनका नाम फाइटोप्लैंक्टन है। खाना भी खुद बनाना आता है और पैसिवली फ्लोट भी करना आता है। डाई आइटम तो मेन होते हैं, हम मेजर इनके अंदर डाई आइटम ही पढ़ रहे हैं। डाई आइटम्स बेटा ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसको एनसीईआरटी क्या बोलती है? लाइक अ सोप बॉक्स, साबुन की डिब्बी की तरह। जो बाथरूम्स में हम लोग रखते हैं ना, जिनके अंदर हम हमारे साबुन रखते हैं, तो नीचे वाला जो बॉक्स होता है वो छोटा होता है जिसमें आप साबुन रखते हो, और ऊपर वाला बॉक्स उसको कवर कर लेता है। तो इनके पास भी अगर आप किसी डाई आइटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो इनकी बॉडी ऐसे बनी हुई है कि एक सिलिका का डब्बा है, दूसरा सिलिका के डब्बे ने उसको ओवरलैप कर रखा है, तो ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इनके पास दो पतली पतली ओवरलैपिंग शेल होती हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर ऐसा कहा जाता है कि सॉप बॉक्स की तरह है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनके पास सेल वॉल है, अगर आप वो टेबल याद करो जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, उस टेबल में बैक्टीरिया के लिए लिखा हुआ था कि हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, लेकिन प्रोटिस्टा के बारे में लिखा हुआ था कुछ प्रोटिस्टा के पास होती है, कुछ प्रोटिस्टा के पास नहीं होती है ना। हाँ, बहना बहना बहना, गुड अभिषेक। फ्लोट करना इज बहना और स्विम करना इज तैरना,
बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस। ठीक है, हाँ वो बह रही है, वो बह रही है, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा। वापस सॉप बॉक्स पे आ जाओ। तो डाई एटम साबुन के डिब्बे की तरह होते हैं। क्या डाई एटम पे सेल वॉल होती है? होती है। क्या हर प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल होगी? नहीं। यूग्लिना के पास नहीं होती, हर के पास नहीं होती, इनके पास होती है। क्राइसोफाइटा के पास सेल वॉल होती है, इनके पास सेल वॉल होती है, जो डाई एटम के पास होती है, और इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी हुई है। तो ये सोप बॉक्स जैसा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर इनके पास होता है, और इनकी वॉल में, इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, और सिलिका इतना हार्ड होता है जिसको कोई नहीं तोड़ पाता। इसीलिए आपके डाई एटम्स को भी कहा जाता है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये इतने इनडिस्ट्रक्टिबल हैं कि ये ऊपर तैर रहे, ऊपर तैर रहे, एक दिन इनकी मौत आएगी, सबकी मौत आनी है, मोर्टल है, ये भी मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, तो ये आपके नीचे गिर जाते हैं। अब मर जाएंगे तो बेटा ऊपर तो रह नहीं पाएंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। तो इनके अंदर का जो जिंदा आदमी है, इनके अंदर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो तो मर जाता है, लेकिन इनके ऊपर और नीचे जो सिलिका था वो यही डिपॉजिट हो जाता है। अंदर वाला जो व्हाइट कलर का ऑर्गेनिज्म है वो तो बेचारा मर गया, वो तो बचा ही नहीं, ठीक है, वो तो खत्म हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। लेकिन जो बाहर इसके पास सॉप बॉक्स वाला सीलिया था वो यही रह जाता है। कुछ टाइम बाद थोड़े से क्राइसोफाइट और मर जाते हैं, तो और इसके ऊपर सिलिका आ जाता है। फिर थोड़े से और क्राइसोफाइट मर जाते हैं, थोड़ा सा और सिलिका आ जाता है, क्योंकि बेटा सालों साल सिलिका तो डिस्ट्रक्ट हो नहीं रहा। जो अंदर का ऑर्गेनिज्म है उसको तो डिकम्पोजर खा जाएंगे, लेकिन सिलिका तो खत्म हो नहीं रहा। तो धीरे 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 ओशियन के बेड पे सिलिका की एक लेयर बन जाती है। ओशियन के बेड पे सिलिका की एक लेयर बन जाती है, उसको कहा जाता है डाई एटमीशियस अर्थ। क्यों कहते हैं? क्योंकि डाई एटम की वजह से सिलिका का पूरा बेड बन चुका है। थोड़ी थोड़े टाइम में आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा अक्यूमुलेट कर गया, अक्यूमुलेट कर गया। डाई एटम चाहे मर भी गया, लेकिन उसने क्या लेफ्ट बिहाइंड कर दिया, अपने पीछे क्या छोड़ दिया? अपनी सेल वॉल। उसकी सेल वॉल में बहुत सारा सिलिका था, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लेकिन वो सिलिका इकट्ठा होते 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 नीचे अकोमोडेट हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं डाई एटमीशियस अर्थ। आज हम लोग हमारे सी डाइवर्स को भेजते हैं समुद्र में, वो नीचे जाते हैं और नीचे से इस डाई एटमीशियस अर्थ को खुरेद के लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिका होती है खुरदुरी, दानेदार। खुरदुरी या दानेदार को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिटी। तो ये कैसी होती है बेटा? ग्रिटी। ग्रिटी मतलब दानेदार, दानेदार है, एकदम दाने दाने है, स्मूथ सरफेस नहीं है, ये दानेदार है। तो ग्रिटी नेचर होने की वजह से हम लोगों को भेजते हैं, लोग उसे निकाल के लाते हैं। हम उस सिलिका के रेग मार्क बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं, हम उसमें रेग मार्क बनाते हैं। हम उसको हमारे घर के फर्नीचर को, फर्श को पॉलिश कर, दीवारों को पॉलिश करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि वो ग्रिटिन नेचर है, वो बहुत बढ़िया फिल्टर पेपर की तरह काम करते हैं ऑयल और सिरप्स के लिए। तो दो फायदे इनके हो जाते हैं। उस अर्थ के ग्रिटी नेचर की वजह से हम उसे पॉलिशिंग में यूज करते हैं और हम उसे फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, डाई एटम हमारे फोटोसिंथेटिक है, हमारे फाइटोप्लैंक्टन है, एक्वेटिक फूड चेन के प्रोड्यूसर हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। इसके जस्ट बाद आप क्या पढ़ोगे? डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट को भी खाना बनाना आता है, वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो भी पानी में रह रहे हैं, सब सेम है, सिवाय सिलिका के सब सेम है। इसमें सिलिका है, उसमें सेल्यूलोज है, बहुत हद तक वो सेम है। इसमें फ्लैजिला नहीं है, उसमें फ्लैजिला है, पर ये दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये दोनों प्लैंक्टन होते हैं। लेकिन इन दोनों में से फिर भी चीफ प्रोड्यूसर कौन है? अपना क्राइसोफाइट। तो दो एग्जाम्पल आए ना, एक एल्गी आया, एक डाई एटम आया। लेकिन मुझे बताना, पूरे पैराग्राफ में गोल्डन एल्गी का दोबारा नाम भी नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ डाई एटम के बारे में, ये पूरा पैराग्राफ डाई एटम के बारे में। एल्गी तो सिर्फ बता दिया कि डेस्पेटो गोल्डन एल्गी उसको बोलते हैं। हाँ, काइसेलकर, काइसेलकर जो हम यूज करते हैं ना सिलिका से बनाने के लिए, उनके बारे में। सैंड पेपर, रेगमार्क पेपर, रेगमार्क पेपर बोलते हैं उनको, ये सब हम इस डाई एटमीशियस अर्थ से बनाते हैं। समझदार तो हो यार तुम लोग, मतलब गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोल्डन एल्गी की सेल वॉल आपको याद नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है याद आपको। और सेल्यूलोजिक सेल वॉल अगर आपको याद करनी ही है तो डाइनोफ्लैजिलेट में करना, कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आ गया, गलती से भी आ गया आशुतोष, और आपसे पूछ लिया कि क्राइसोफाइट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये मत कहना कि बोथ सेल्यूलोज एंड सिलिका, नहीं, आप सिर्फ सिलिका चूज करेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने सेल्यूलोज मेंशन नहीं किया, इसीलिए मैं ये चीज लिखवाती नहीं और ये चीज याद भी नहीं करनी। दूसरी गलती पता है क्या करोगे? अगर आप गोल्डन एल्गी के लिए सेल्यूलोज अलग से याद करने की कोशिश करोगे तो अगला आपके पास आता है डाइनोफ्लैजिलेट, उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे।
सेल्यूलोज अगर आए तो उसको डाइनोफ्लैजिलेट से मैच करना, सिलिका अगर आए तो उसको क्राइसोफाइट से मैच करना। अपने दिमाग में ये मत सोचने लग जाना कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ डाई एटम की है, ये तो गोल्डन एल्गी की है ही नहीं। नहीं बेटा, एनसीईआरटी ने लिख दिया ना सिलिका तो सिलिका, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, कंफ्यूज मत करना अपने आप को। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सिलिका। आगे अपने पास क्या आ जाता है? अगला आ जाता है अपने पास डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दो फ्लैजिला। तो इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। ये जो दो फ्लैजिला इसके पास होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो सबसे पहले समझो इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। क्या ये स्ट्रक्चर भी सोप बॉक्स जैसा है? नहीं, लेकिन आपको इसके अंदर भी बीच में एक फरो जाती हुई दिखाई देगी। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है और उसको ओवरलैप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसकी एक बॉडी के अंदर बीच में से एक नाली निकलती है जिसको हम कहते हैं फरो, और वहीं पर इसके दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला इस नाली में ऐसा चल रहा है ट्रांसवर्सली, और एक ऐसा लंबा है लॉन्गिट्यूडनली। तो इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, और इसके दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है जो लंबा होता है, और दूसरा इसके पास ट्रांसवर्स होता है जो इसकी फरो में ही रह रहा होता है, जो इसकी फरो में ही रह रहा होता है। तो प्लीज इसको सोप बॉक्स मत बोलना, सोप बॉक्स क्राइसोफाइट होता है, वो ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैपिंग नहीं है, इसमें फरो है, इसमें बीच में एक नाली निकल रही है, बीच में एक फरो है। बेटा ये इन्होंने यूग्लिना का डायग्राम डाइनोफ्लैजिलेट में पता नहीं क्यों डाल दिया, और स्लाइम मोल्ड का इन्होंने यूग्लिना में डाल दिया। हाय ओ मेरे यार अब्बा, कोई बात नहीं, करेक्ट करवा लेंगे इसको, करेक्ट करवा लेंगे इसको। ठीक है, हाँ, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है वो ऐसा है। अब वो ऐसा है तो उसकी वजह से आपका जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो ऐसे घूम रहा है, और जो आपका ट्रांसवर्स वाला है वो ऐसा है, उसकी वजह से आपका डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे घूम रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जो ट्रांसवर्स वाला है उसकी वजह से आपका डाइनोफ्लैजिलेट अपनी जगह पर घूम रहा है ऐसे। ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है, ये अपनी जगह पर ऐसे राउंड 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 घूम रहा है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है इसकी वजह से ये ऐसे घूम रहा है। जैसे कहते हैं ना, अर्थ खुद की एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। दूसरा, आपने छोटे होते लट्टू चलाया होगा, टेबल टॉप कहते हैं उसको, ऐसे घुमा दिया घुमा दिया, अब वो घूम भी रहा है और घूमते घूमते टेबल पे ऐसे भी घूम रहा है, पूरे टेबल पे ऐसे भी घूम रहा है और खुद पे भी घूम रहा है। इसको बोलते हैं व्हर्लिंग विप लाइक मूवमेंट, इसको बोलते हैं व्हर्लिंग विप लाइक मूवमेंट। बहुत बढ़िया। तो दो फ्लैजिला होने की वजह से ये व्हर्लिंग विप लाइक मूवमेंट शो करता है, लाइक अ टेबल टॉप। ये व्हर्लिंग विप लाइक मूवमेंट शो करता है लाइक अ टेबल टॉप, लाइक अ टेबल टॉप। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये आपको पानी में मिलेंगे, हाँ, ये आपको मरीन मिल रहे हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक है, इनको अपना खाना खुद बनाना आता है। लट्टू के जैसे, वही तो मैं कह रही हूँ, टेबल टॉप हम लोग इसको कहते थे, तो ये लट्टू के जैसे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, हैं तो ये सारे एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक हैं। ये जो अपने पास है क्राइसोफाइट, ये मेन है, इसने पूरा कब्जा कर रखा है। ऐसे सोचना, ये मेन है, ये चीफ प्रोड्यूसर है, इसने पूरा कब्जा कर रखा है। ये मरीन वाटर में भी मिलता है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है। लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में है, ये आपको सिर्फ मरीन वाटर में मिलेगा मोस्टली। ये ज्यादा आपको मरीन में मिलेगा, ये इतना फ्रेश में नहीं गया है, तो सारे पानी में है, तो पूरा ही एक्वेटिक, पर ये थोड़ा ज्यादा मरीन है। वो मरीन फ्रेश वाटर दोनों है, वो थोड़ा प्रायोरिटी पे है, वो वैसे भी अच्छा है, उसका सिलिका भी काम में आ रहा है, वो वैसे भी चीफ प्रोड्यूसर है, इसका लिमिटेड काम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, कलर, डाइनोफ्लैजिलेट के कलर पिगमेंट पे डिपेंड करते हैं। इतने पिगमेंट और इतने कलर हैं कि कुछ डाइनोफ्लैजिलेट अगर येलो पिगमेंट है तो येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, डिपेंड करेगा कि इनकी सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। इसीलिए आशुतोष मैं आपको कह रही हूँ, सेल्यूलोज क्राइसोफाइट में मत याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। सेल्यूलोज मतलब डाइनोफ्लैजिलेट, सिलिका मतलब क्राइसोफाइट, बात खत्म। ठीक है, तो इनके पास सेल्यूलोज की प्लेट होती है, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, और इनके फ्लैजिला फरो के अंदर होते हैं, जो बीच में फरो बना रखी है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब प्लेट्स बनी हुई हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, फरो बिटवीन दी प्लेट्स, मतलब ये भी सेल्यूलोज की प्लेट है, ये भी सेल्यूलोज की प्लेट है, बीच में फरो है, लेकिन फिर भी ये ओवरलैपिंग नहीं है, फिर भी ये सोप बॉक्स नहीं है, दोनों सेम नहीं होता। इधर एक नाली निकलती है, बस इधर एक फरो निकलती है, उतना याद रखना है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेड कलर वाला डाइनोफ्लैजिलेट। जो रेड कलर वाला डाइनोफ्लैजिलेट है उसका साइंटिफिक नेम है गोनियोलेक्स। होता क्या है, क्योंकि ये मरीन वाटर में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो सोचो ये मरीन वाटर है, अब अचानक से एक ऐसा मरीन वाटर आया जहां पर ये गोनियोलेक्स बैठा था। ठीक है, और इसको मिल गया अच्छा खासा न्यूट्रिएंट, अच्छा खासा न्यूट्रिशन। अब अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल गया तो ये पागल हो गया, पागल हो गया तो ये एकदम ग्रो करने लग गया जोर से, कि अरे वाह, इतना न्यूट्रिशन पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे एल्गल ब्लूम आप लोग पढ़ते हो साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जो आपने एनवायरमेंटल इश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा, बिल्कुल वैसे ये पूरा ग्रो कर गया बेटा,
इसके ग्रो करने से पानी का ब्लू कलर दिख ही नहीं रहा, ये इतना ज्यादा रेड कलर का है कि अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पूरा रेड कलर का है। इसको बोलते हैं रेड टाइड, इसको बोलते हैं रेड टाइड, क्योंकि ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करा कि पूरा सरफेस कवर हो गया। तो आपको लग रहा है समुद्र के ऊपर एक रेड कलर की टाइड आई है, ठीक है। रेड सी अलग बात होती है, रेड टाइड अलग बात होती है। ये रेड टाइड है, आपको ऐसे लगेगा कि वेव आई है रेड कलर की, ये पूरा सरफेस को कवर कर लेता है। दूसरा, जब एक एल्गल ब्लूम होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया मान लो पागलों की तरह ग्रो कर गया, एल्गल ब्लूम को ग्रो करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, वो पानी का सारा ऑक्सीजन ले लेती है, नीचे रहने वाली मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, मछलियां मर जाती है, वो एल्गल ब्लूम होता है। ये ऑक्सीजन नहीं ले रही, ये ऑक्सीजन नहीं मांग रही, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, इसको अपना खाना खुद बनाना आता है, ये तुम्हारी ऑक्सीजन नहीं मांगेगी बिल्कुल भी, ठीक है। दिक्कत क्या होती है, ये टॉक्सिन रिलीज करती है। तो गोन्यूलेक्स की दिक्कत क्या है, गोन्यूलेक्स की खराबी की बात क्या है, ये टॉक्सिन रिलीज करती है। और ये कौन सा टॉक्सिन रिलीज करती है, सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करती है। अब उस सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म की होने लग जाती है डेथ। तो ये टॉक्सिन रिलीज करती है जिसकी वजह से बाकी मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस की होने लग जाती है डेथ। तो ये फर्क होता है एल्गल ब्लूम और रेड टाइड में। एल्गल ब्लूम ऑक्सीजन ले गया जिसकी वजह से डेथ हुई, ये ऑक्सीजन नहीं लेके गया, इसने टॉक्सिन रिलीज किया जिसका नाम था सेक्सी टॉक्सिन, जिसकी वजह से फिशेस की होने लग जाती है डेथ। तो गोन्यूलेक्स आप लोग याद रखेंगे, रेड टाइड आप लोग याद रखेंगे, फरो आप लोग याद रखेंगे, दो फ्लैजिला है आप लोग याद रखेंगे। और ये ज्यादातर मरीन कंडीशन में मिल रहा है, मरीन वाटर में मिल रहा है, पर ये भी फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब देखा जाए तो ये क्राइसोफाइट का भाई है, पर क्राइसोफाइट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हर जगह मिल रहा है, वो फोटोसिंथेटिक है, वो प्लैंकटोन है, वो ग्रिटी इन नेचर है, वो सिलिका, वो उसमें फायदे बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा सा नुकसान ज्यादा करता है। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट हो गया। डाइनोफ्लैजिलेट के बाद अपने पास अगला क्या आ जाता है, यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में हम सब पढ़ते हैं। यूग्लिना बेटा ऐसा दिखता है, यूग्लिना मैं उधर ले चलती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यूग्लिना बच्चे अपने पास ऐसा दिखता है। वैसे तो आप लोगों को अपनी अपनी एनसीईआरटी में दिख रहा होगा, पर मैं सामने भी ले आती हूँ। तो ये अपने पास यूग्लिना है। अब यूग्लिना के पास भी आप लोगों को दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, दो फ्लैजिला इसके पास भी होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट के फ्लैजिला होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इसके फ्लैजिला होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। तो इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, दो फ्लैजिला होते हैं। यूग्लिना की सबसे खास बात है कि यूग्लिना को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तभी तो कह रहे हैं कोई बाउंड्री नहीं है प्रोटिस्टा की, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तभी तो कह रहे हैं प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट भी आपने यहां रख दिए, एनिमल भी आपने यहां रख दिए। यूग्लिना जो है आधे फीचर प्लांट वाले लेके बैठा है, आधे फीचर एनिमल वाले लेके बैठा है। प्लांट इसीलिए क्योंकि इसके पास हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए है। अगर आपने इसको सनलाइट दे दी, जिस दिन अच्छी खासी धूप निकली है, ये एक्सपोज है, इसके पास लाइट है, ये बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन किसी दिन अगर लाइट एब्सेंट है, आसमान में लाइट नहीं है, या किसी तरीके से इसको सनलाइट नहीं मिल पा रही, उस दिन क्या ये भूखा रहेगा? नहीं, उस दिन ये अपने आप को एनिमल जैसा बना लेता है, उस दिन ये अपने आप को हेटेरोट्रॉफिक बना लेता है। इसीलिए कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि दोनों के फीचर ये शो करता है, दोनों के फीचर ये शो करता है, ठीक है। दिस इज यूग्लिना। यूग्लिना डिवाइड कैसे करेगा? यहाँ सेंटर से डिवाइड करके दो में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशन। तो यूग्लिना आपका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फिशन दिखाता है। तो मतलब ये भी फिशन दिखाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशन दिखाता है, ठीक है। तो यूग्लिना जो अपने पास है ये भी ज्यादातर क्या कोशिश कर रहा है? फ्रेश वाटर में रहने की। क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों था। आपका डाइनोफ्लैजिलेट आया तो उसने कहा कि मैं मरीन वाटर में ज्यादा रहूंगा, तभी तो बेटा वो उसने ओशियन में रेड टाइड बनाया ना, ऐसे याद रखो कि उसने ओशियन में रेड टाइड बनाया, मतलब वो मरीन वाटर में ज्यादा रहता है। और यूग्लिना को रहना फ्रेश वाटर में है, क्योंकि उसको इतना नमक नहीं चाहिए और उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, तो वो सोच समझ के उस हिसाब से रहेगा। तो ये थोड़ा सा फ्रेश वाटर में रहता है, पानी जहां स्टेगनेंट होता है वहां रहता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, यूग्लिना के पास सेल वॉल एब्सेंट है। तभी तो हम कह रहे हैं प्रोटिस्टा में जरूरी नहीं है हर किसी के पास सेल वॉल हो। क्राइसोफाइटा के पास थी सिलिका की बनी हुई, डाइनोफ्लैजिलेट के पास थी सेल्यूलोज की बनी हुई, इसके पास नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो सेल वॉल की जगह इसके पास एक पेलिकल की कवरिंग होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक पेलिकल की कवरिंग होती है, एक रिच लेयर पेलिकल की होती है, और पेलिकल की वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पेलिकल एक तरीके का प्रोटीन होता है और उसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इनको सनलाइट दोगे तो ये फोटोसिंथेटिक है, आप इनको सनलाइट नहीं दोगे तो ये हेटेरोट्रॉफिक है।
हेट्रोट्रॉफिक में ये प्रिडेशन करता है, मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा लेगा, डिकम्पोजिशन का ही काम करता है। ठीक है, इनके पिगमेंट कैसे होते हैं, बिल्कुल हायर प्लांट जैसे होते हैं, तभी ये फोटोसिंथेसिस करता है। और ये आपके पास यूग्लिना हो गया, ये आपके पास यूग्लिना हो गया। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। यूग्लिनॉइड के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्लाइम मोल्ड। अगला हम करते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, एस से स्लाइम मोल्ड, एस से सेप्रोफिटिक। ये प्रॉपर सेप्रोफिटिक है और ये डिकम्पोजर है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करता है। ये अपना कुछ इस तरीके से दिखता है, ये अपना स्लाइम मोल्ड है। ये हमारे पास यहाँ पे स्लाइम मोल्ड है, मतलब बिल्कुल अमीबा जैसा दिखता है अगर आप इसको देखोगे तो, बिल्कुल अमीबा जैसा दिखता है। यहाँ पर आप इसको देखोगे तो कोई शेप नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। और ये स्लाइम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने कभी बचपन में या स्लाइम से खेला हो तो बहुत ही चिपचिपा सा है, पिल्सना सा होता है, ये पिल्सना सा होता है ये। मैम ज्यादातर मरीन एनवायरनमेंट में वही ऑर्गेनिज्म रहेंगे ना जिनके पास सेल वॉल हो, कह सकते हो, कह सकते हो, मतलब ये गलत बात नहीं है, पर ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है ऋषा। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये एस से स्लाइम मोल्ड, एस से डिकम्पोजर। दोबारा रिवाइज करो न्यूट्रिशन। क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक थे, वो भी चीफ प्रोड्यूसर थे। डाइनोफ्लैजेलेट फोटोसिंथेटिक थे, चीफ प्रोड्यूसर नहीं थे। यूग्लिना दोनों था, मतलब वो फोटोट्रॉफिक भी है, वो हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक में वो खा के प्रिडेशन कर लेता है वो। ठीक है, स्लाइम मोल्ड पूरा सेप्रोफिटिक है, एस से स्लाइम मोल्ड, एस से सेप्रोफिटिक, ये डिकम्पोजर होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। इसका काम ये है कि कोई भी डिकेइंग आपके पास ट्विग या लीफ है तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये एनगल्फ कर जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात की हुई है, इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात की हुई है। स्लाइम मोल्ड के पास खुद की सेल वॉल नहीं होती, याद रखना, स्लाइम मोल्ड के पास खुद की सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट है, नहीं है इसके पास सेल वॉल। यूग्लिना के पास भी नहीं है, स्लाइम मोल्ड के पास भी नहीं है। स्लाइम मोल्ड पता है कैसा होता है, आपने काई जमी देखी होगी, काई वाली एल्गी देखी होगी कि पहाड़ों में या पानी वाले एरिया के आसपास जम जाती, वैसे ही फैलता है, वैसे ही आपका स्लाइम मोल्ड भी फैलता है। जहां उसको गंद मिल रहा है ना, कचरा मिल रहा है, पुराने पत्ते मिल रहे हैं, डिकेइंग, क्योंकि वही खाता है वो, तो उसके आसपास वो ग्रो करता है और एकदम ऐसे फैला हुआ सा ग्रो करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इसके पास सूटेबल कंडीशन थी, जब इसके पास, एक सेकंड देना बच्चे, एक सेकंड देना मुझे। बच्चा फिर स्लाइम मोल्ड ना हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आज एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की रख दूं शाम में, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि बैच 1 वालों की 11:15 भी क्लास है ना। तो ठीक है, अभी हम सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, यहीं तक रुको आज, इतना पढ़ के रखना। स्लाइम मोल्ड से मैं शाम को आधे घंटे की 5 बजे का एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी आप लोगों को। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी क्लास हम एंड करते हैं, नोट्स में आपको कल के और आज के एक साथ भिजवा दूं। ओके, चलो, और डीपीपी भी एक साथ आ जाएगी, कल के और आज के लेक्चर की डीपीपी भी एक साथ आ जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।